रागिनी का आज दफ्तर जाने का यानी अपने ऑफिस जाने का मन नहीं था। फिर भी वो कैसे कैसे जोर जबरदस्ती करके अपने मन पर दबाव बना के ऑफिस जाती है। और दोपहर होते होते उसे लगता है कि उसकी तबीयत कई दिन से खराब है, अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। तो वो दोपहर में अपने ऑफिस के जो भी बॉस होते हैं, जो भी सीनियर होते हैं, उनसे छुट्टी मांगती है और बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। और उसके बाद वो ऑफिस से बाहर आती है। बाहर आकर एक टेम्पो पकड़ती है और टेम्पो से सीधा अपने घर की तरफ आती है और अपने पति देवेश को फोन करती है। कहती है कि यहाँ से हॉस्पिटल नजदीक है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, ज्यादा है, तो इसलिए तुम समय से अपने ऑफिस से घर आ जाना, दोनों साथ चल के दिखा लेंगे। असल रागिनी की पिछले 5-7 दिन से तबीयत खराब चल रही थी। फिलहाल उसको एक टेम्पू वाला मिल जाता है, उस टेम्पू में वो सवार होती है और उसके ऑफिस से उसके घर की दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर की थी। ये दूरी तय करने के बाद वो अपने घर पहुंचती है। अब रास्ते में रागिनी सोचती हुई आती है कि घर पर केवल सास ससुर होंगे। सुबह का जो काम था मैंने वो सही तरीके से निपटा के तभी मैं ऑफिस आई थी। चल रही हूँ, थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, चाय बना के पीऊंगी, उसके बाद आराम करूंगी। शाम को जब पतिदेव आएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी हॉस्पिटल दिखाने, अपनी तबीयत का इलाज करवा लूंगी, अपने शरीर का इलाज करा लूंगी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है और घर में अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि उसकी सासू माँ एक सोफे पर लेटे हुए पंखे के नीचे अपनी आंखें दोनों मोबाइल में गड़ाए हुए मोबाइल की तरफ देख रही हैं। लेकिन जब वो घर में प्रवेश करती है, उसकी आहट आती है कि संपदा की नजर रागिनी पर पड़ती है। संपदा तुरंत बोल देती हैं, अरे बिटिया, तुम कैसे पहले आ गई। रागिनी अपने सासू माँ संपदा से कहती है कि माता जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आज दोपहर की छुट्टी लेकर दफ्तर से घर आ गई। वो कहती है चलो ठीक है, तुम कुछ दवा ववा खा लो, अपना लेके डिब्बे में दवाइयाँ रखी हैं, और उसके बाद तुम्हारे ससुर जी चाय बनाने गए हैं। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे ससुर जी को अभी तक कोई भी चीज बनाने की तमीज नहीं है, तुम जाओ उनका हाथ बटाओ। अब जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है, देखती है उसके ससुर जी चाय बना रहे थे। एक तरफ तो रागिनी की तबीयत पूरी तरीके से खराब, दूसरी तरफ जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी सासू माँ संपदा उसे काम बता देती हैं। तो ये सब देखकर अंदर से झल्ला जाती है, लेकिन मजबूरी में अब करती क्या, वो सीधा किचन की तरफ जाती है। और जैसे ही किचन की तरफ पहुंचने वाली होती है, वैसे देखती है कि उसके ससुर जी प्लेट में 2 कप में चाय बनाकर लेकर किचन से बाहर की तरफ आ रहे हैं। जैसे वो देखते हैं, अरे बेटा तुम आ गई, तुम्हें फोन कर देना था, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना देता। तो वो कहती है कि नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी ना पता था बाबूजी कि मुझे आज दोपहर में वापस आना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस से अपने सीधा जो है वो घर चली आई। अब जैसे ही उसके ससुर जी चाय का वो दोनों प्याला अपनी पत्नी यानी कि रागिनी के सासू माँ को पकड़ाते हैं, एक अपने हाथ में लेते हैं और एक संपदा को पकड़ाते हैं। संपदा तुरंत कहती है, घर वापस आ गई हो, कम से कम इसके साथ पकौड़े तो लेकर आओ। वो कहती है कि ठीक है माताजी, मैं जाती हूँ। वो चिल्लाना चाहती थी अपने सासू माँ पे, झल्ला गई थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी में वो रिश्तों के डोर से जो बंधी थी। फिर आगे क्या हुआ, जो आज की कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है, समाज के हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है, यानी बहुत ही रोचक है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा बस आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देर बाद ही रागिनी अपने सास ससुर के लिए पकौड़े बनाकर लाती है। दोनों बैठकर सास ससुर खाते हैं। उसके बाद रागिनी सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में वो अभी पहुंची थी, उसका सोने का मन था, कुछ देर आराम करने का मन था। जैसे ही वो आराम करना शुरू करती है, वो देखती है उसकी सासू माँ फिर बुलाती हैं उसे, और वो अपनी सासू माँ संपदा के पास जाती है। संपदा कहती हैं, देखो आज बिटिया और दामाद आ रहे हैं, तो शाम को कुछ अच्छा खाना बना लेना, क्योंकि उनकी आवाभगत करनी है। जैसे ही ये सुनती है,
अपने सासू माँ संपदा से ये कहना चाहती है कि माता जी मेरी तबीयत इतनी खराब है ये नहीं दिख रहा है, आपको अपनी बिटिया और दामाद की ज़्यादा परवाह है। इधर अगर घर में कोई आदमी मर रहा है तो मर जाए, लेकिन रिश्तेदारों की आवाभगत ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो रिश्तों से बंधी थी, पढ़ी-लिखी बहुत ही जागरूक थी, इसलिए वो अपने सासू माँ को कहती है ठीक है माताजी। उसके बाद वो फिर अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर अभी जैसे 10-15 मिनट ही बीता था, वैसे ही संपदा आवाज़ लगाती है, बहू, बहू, बहू। कहती है कि हाँ माँ जी बताइए। तो कहती है बहू मेरा एक बार फिर से चाय पीने का मन है, कृपया मुझे चाय बना कर दे दो। फिर से अपने सासू माँ को चाय बना कर देती है और फिर अपने बेडरूम में जाकर लेटती है। कुछ देर आराम करने के बाद उसे हल्की-सी झपकी आ जाती है और उस झपकी के आगोश में कब आ जाती है वो, उसे खुद भी नहीं पता होता है। और जब वो सोकर उठती है, तो देखती है कि अब पूरी तरीके से शाम हो चुकी है। पति देवेश को फ़ोन करती है, देवेश कहता है बस मैं कुछ देर में ही पहुँच रहा हूँ और कुछ देर बाद ही देवेश घर आ जाता है। अब वो अपने पति देवेश से कहती है रागिनी कि क्या हुआ तुम मुझे आज डॉक्टर को दिखाने नहीं चलोगे? जब तक ये सब बातें वो अपने पति से कहती है, तब तक उसकी माता संपदा अपने बेटे से ये सब बातें बता चुकी होती है कि आज बिटिया और दामाद घर पे आ रहे हैं। कहता है कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर वो अपनी पत्नी रश्मि से आकर कहता है कि देखो आज हम लोग नहीं चल सकते हैं क्योंकि आज जीजा और दीदी घर पे आ रहे हैं। वो अपना मन मार लेती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी इतनी तबीयत खराब है लेकिन इन पूरे परिवार वालों को सिर्फ अपना रिश्ता बचाना है, अपनी इमेज बनानी है और इनको अच्छा-अच्छा खिलाना है। रागिनी बेचारी तबीयत खराब होने के बाद भी पूरे घर का खाना बनाती है और जैसे ही वो खाना बना के किचन से बाहर आ रही थी, वैसे देखती है कि उसके जो रिश्तेदार आने वाले थे, यानी कि उसके नंद और नंदोई दोनों आ चुके थे। अब वो जाती है, सबसे प्रणाम करती है और बैठती है। उसके बाद फिर किचन में सबको खाना परोसने के लिए आती है और उसके पीछे-पीछे ही उसका पति आ जाता है। अब वो देवेश से कहती है कि मेरी तबीयत अब और ज़्यादा खराब हो रही है, तुम दिखाने नहीं चलोगे? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि दीदी और जीजा आए हैं, इसलिए हम तुम्हें दिखाने आज नहीं ले जा सकते हैं। अब उसकी तबीयत और खराब हो रही थी। वो काफ़ी तेज़ी से अपने पति देवेश के ऊपर चिल्लाती है। शायद शादी के 2-3 साल गुज़र जाने के बाद आज पहला ऐसा वाक़या था जब वो अपने पति के ऊपर इतना तेज़ी से गुस्साई थी। देवेश भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आज आखिर रागिनी को क्या हो गया है, इतना आवेश में मुझसे क्या बात कर रही है। और फिर रागिनी अपने हाथ में 2 खाने की प्लेट लेकर सीधा उधर जाती है और उसकी सासू माँ और नंद बैठे थे। वो खाना लेकर पहुँचने ही वाली थी उस कमरे में कि अचानक से ठिठक जाती है, देखती है कि उसकी सासू माँ और नंद कुछ बातें कर रही हैं। वो वहाँ पर खड़े होकर उन बातों को सुनती है। तो संपदा की बिटिया यानी रागिनी की नंद अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी आपके दामाद जी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे कहीं नहीं लेकर जाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा सहयोग नहीं करते हैं और मेरी सासू माँ जोरू का गुलाम कहती हैं। अब संपदा उन्हें समझाती हैं कि मैं बिटिया देख ऐसा है कि ये सब बातें तुम दामाद जी से अलग में कहा करो, एकांत में कहा करो, सबके सामने मत कहा करो, अकेले में कहा करो कि वो तुम्हारी हेल्प करें खाना बनाने में, सारा काम करने में, तुम्हें तुम्हारी सहायता करें, तुम्हें कोई बीमारी हो तो दिखाएँ, ये सब सामने मत कहा करो। तो वो कहती है कि आपके दामाद जी कभी-कभी झल्लाकर मेरे ऊपर बहुत तेज़ गुस्सा होते हैं, मुझे भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हैं, तो अपनी बिटिया को काफ़ी समझाती है। काफ़ी समझाती अभी समझा ही रही होती है, अचानक से रागिनी कमरे में प्रवेश करती है थाली लेकर। अब दोनों माँ और बेटी का ऐसा हाल था, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पूरी बातें रागिनी ने सुन ली थी, जबकि हुआ भी ऐसा था। रागिनी ने पूरी बातें अच्छी तरीके से दोनों की सुन ली थी। उसके मन में यही सोच रही थी कि यहाँ पर मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे साथ अगर गलत हो रहा है, तो तुम्हारी बेटी कैसे सुकून से रह सकती है? तुम्हारी बेटी कैसे खुशी से रह सकती है? फिलहाल वो खाना-पानी पकड़ा कर वापस आ जाती है और अपने पति देवेश से कहती है कि मैं अब अकेले ही जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे रहते हुए तुम अकेले नहीं जा सकती हो, मुझे मम्मी से परमिशन लेने दो। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था, इन छोटी बातों में, घर के इन मामलों में मेरी तबीयत खराब है, अब तुम्हें इसके लिए भी मम्मी से परमिशन लेना होगा, तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। सीधा तैयार होने लगती है। अब देवेश कहता है कि मम्मी से तुमने पूछा है? वो गुस्से से
तमतमा के अपने सासू माँ संपदा के पास जाती है और संपदा से पूछती है कि मम्मी मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ दिखाने को। जब संपदा पूरी बातें सुनती है तो कहती है कि देखो इधर बिटिया और दामाद आए हैं और तुम्हें हॉस्पिटल की पड़ी है। तब वो सारी बातें बताती है कि मम्मी मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम अकेले चली जाओ, लेकिन बेटे को यहीं रहने दो इनकी आवाभगत के लिए। अब वो गुस्से में कपड़ा पहनकर चली जाती है और हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर देखते हैं, उसका चेकअप किया जाता है। चेकअप के बाद वो करीब 2-3 घंटे बाद वापस आती है। फिर उसके बाद उसके नंद और नंदोई यानी कि संपदा के दामाद और बेटी अपने-अपने घर को चले जाते हैं। और उसके बाद संपदा अपनी बेटे की पत्नी रागिनी से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? तो कि डॉक्टर ने दवाएँ वगैरह दी है और चेकअप भी किया है। कल कुछ रिपोर्टें हैं, वो रिपोर्ट आ जाएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या बीमारी है। और अगले दिन रागिनी अकेले ही फिर से जाती है और रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट लेकर वो जब घर आती है, तो घर में सबको बताती है कि दरअसल वह प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। घर में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फिर लगातार ऑफ़िस जाने लगती है। ऑफ़िस के बाद जब रागिनी घर आती थी, तब वो पूरी तरीके से थकी रहती थी। वो चाहती थी कि उसका पति उसके कामों में थोड़ा अगर हाथ बटा ले, चूँकि वह गर्भवती थी, उसको बहुत सारी समस्याएँ होती थी। पति देवेश उसका हाथ भी बटाना चाहता था, लेकिन सासू माँ संपदा की ऐसी आदत थी कि जैसे ही देवेश अपनी पत्नी का हाथ बटाने की कोशिश करता, वैसे ही संपदा अपने बेटे देवेश को कहती, "अरे! तू तो जोरू का गुलाम हो गया है।" हाल 2-3 दिन गुजरते हैं और अगला दिन आ जाता है रविवार। रविवार के दिन आज फिर से पता चलता है रागिनी को, उसके नंद और नंदोई यानी संपदा के बिटिया और दामाद घर पे आने वाले हैं, लेकिन दोपहर के 1 बजे तक दोनों नहीं आते हैं, यानी कि न बिटिया आती है और ना ही दामाद आता है। रागिनी सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ये लोग नहीं आए, आज मैं सुकून से अपनी छुट्टी काट लूँगी। लेकिन अचानक जैसे ही 2 बजता है, 2 बजे उसकी नंद अपने बेटे के साथ रोती हुई दरवाजे पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो सारा वाक़या अपनी माँ संपदा से बताती है कि कैसे आज उसके दामाद ने उसे पीटा है। अब संपदा अपनी बिटिया से जब इस झगड़े का कारण जानना चाहती है, तो उसकी बिटिया उसे बताती है कि दरअसल मम्मी कोई बात नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी और मैं इन्हें बार-बार कह रही थी कि मुझे ले चलकर हॉस्पिटल दिखा दो, लेकिन ये हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थे। इनकी माताजी वहाँ पे बैठी थी, उनके सामने मैंने जाके कह दिया कि हमारी कोई बात नहीं मानते और फिर ये झल्ला गए, मेरे ऊपर इन्होंने हाथ छोड़ दिया और मैं सीधा भाग के यहाँ पर चली आई हूँ। अब संपदा गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है बुलाओ दामाद जी की, तुम्हें उनके यहाँ नहीं रहना है। जब ये सारा वाकया रागिनी सुन रही थी, तब वो सोच रही थी कि यही हाल तो मेरे साथ भी इस घर में है, लेकिन मैं किसी दूसरे की बेटी हूँ और ये इनकी खुद की बेटी है, आखिर ये दोहरा चरित्र कैसा? दोस्तों समाज में आज बिल्कुल हकीकत में ऐसा है, ऐसा बहुत सारा घर मिल जाता है, जो अपनी बेटियों की इज़्ज़त बहू से ज़्यादा बढ़कर करते हैं और शायद वो अपनी बेटियों को बहू से ज़्यादा मान-जान देते हैं। तब तक रागिनी वो तपाक से अपने सासू माँ संपदा से कहती है कि माताजी मैं आपके घर की बहू हूँ और वही दोहरा चरित्र आप मेरे साथ इस तरीके से अपनाती हो और अपने बिटिया के साथ ऐसा अपना रही हो, आखिर एक ही परिवार में ऐसा क्यों? सबसे पहले किसी की बहू की इज़्ज़त करनी सीखो, आपकी बेटी की इज़्ज़त खुद ब खुद हो जाएगी। दोस्तों ये कहानी नहीं समाज की हकीकत है। कहीं न कहीं से हम अपनी बेटियों को ज़्यादा मान-जान करते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, जबकि अपनी बहुओं को उस श्रेणी में नहीं रखते। हमें चाहिए बेटियों और बहुओं में कोई भेदभाव ना हो, बेटियों और बहुओं में कोई अलग बदलाव ना हो और उनके प्रति, उनके नज़रिए के प्रति दोहरा चरित्र कभी नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आप किस राज्य से और किस प्रदेश से देख रहे थे? किस जिले से, किस गाँव से देख रहे थे? आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।